मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे चैनल में आप बने रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। थोड़ी सी जो हम आपसे बातें करते हैं, यदि वो आपके काम की चीज़ के हैं, आपको लगता है कि इससे आपका हेल्प हो सकता है आपके ग्रोथ में, आपकी शांति में, आपके प्रेम में, आपकी खुशी में, आपके आनंद में, आपके परिवार में, तो ज़रूर एक बार कुछ उपाय जो हम बताते हैं उसे एक बार आप अनुभव से गुजार के देखें। ज़िंदगी में मज़ा आएगा मित्र। अनसुलझी राहें सुलझने लगती है, अंधेरा है वहाँ प्रकाश आने लगता है। हमारी मस्तिष्क इस अंतरिक्ष की महान मस्तिष्क के एक हिस्सा है। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है सोचना और कामयाबी। कामयाबी और सोचना, ये दो चीज़ें चलती रहती है। आज का जो हमारा युग है, हम आज देखते हैं, चाहे मेरा वो भारत देश हो, चाहे आपका पश्चिमी जगत हो, चाहे आपका यूरोपीय जगत हो, यानी कि दुनिया के किसी भी आप कोने में जाइए, इस समय एक वातावरण है कि हमारे बच्चे सोचते बहुत हैं। और आज का बुजुर्ग सोचता नहीं है, क्योंकि वो जिस युग से आया है उस युग में ज़्यादा सोचा नहीं जाता था, किया जाता था। लोगों ने बोल दिया, उसने प्राथमिकता तय कर दी और बस उस मार्ग पर चल पड़े। इसीलिए उनको तकलीफ़ भी में ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होता था। उनको गरीबी में भी गरीबी उतना महसूस नहीं होता था जितना आज के अमीर को गरीबी महसूस होता है। उस समय वैचारिक अमीरी था, आत्मिक संतोष का अमीरी था। इस समय धन की वासना है, धन की कामना है, प्रसिद्धि की वासना है, प्रसिद्धि की कामना है, स्टेटस का सवाल है। लोग मुझको देख के क्या कहेंगे, ज़रा मेरा इसमें कभी ना दिख जाए। अपने ही हम एक छवि क्रिएट कर लेते हैं, अपने ही सोच से अपना एक छवि बना लेते हैं, और उस छवि को बचाने के लिए एक ऐसा भ्रम में हम पहुंच जाते हैं जहां से निकलना बड़ी दुर्लभ और कठिन हो जाता है। यदि मृग को यह कह दिया जाए कि जो आप रास्ते में दौड़ रहे हो रेगिस्तान में, वहाँ कोई पानी नहीं है, वहाँ कोई जल नहीं है, वहाँ कोई कस्तूरी नहीं है, आप नाहक कस्तूरी के लिए भागे भागे फिर रहे हो, तो मृग हमको अव्वल दर्जे का मूर्ख कहेगा कि मूर्ख, समझ नहीं आता, देखो तो सुगंधी आ रहा है, देखो तो मृग का कस्तूरी का सुगंध आ रहा है, और आप कहते हो कि कस्तूरी है आसपास नहीं है, बिल्कुल यही है, कहीं है, उधर है, उधर है, आगे है, आगे है। और यदि रेगिस्तान की गर्मी का दिन है, दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है, और एक कंड के मारे प्यास से आदमी भागा जा रहा है, आप उससे खड़ा करके कहोगे, मित्र कहाँ भाग रहे हो, तो बोलेगा पानी है, मुझे प्यास लगी है। और यदि उस समय हम ये कहेंगे कि उधर पानी नहीं है, उधर तो मौत है, कुछ है नहीं, जहाँ आपको पानी दिखाई देता है वो भ्रम है, तो वो हमको मारने पर उतारा हो जाएगा, झगड़ा करने पर उतारा हो जाएगा, उसको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभी वह सोच में है, सोच रहा है कि सामने पानी दिख रहा है, भ्रम में है। एक ऐसा भ्रम जो सच जैसे दिखाई देता है, एक ऐसा नकली दृश्य जो असली जैसे दिखाई देता है। असली और नकली का भेद कर पाना बुद्धि का उस समय काम नहीं होता। बुद्धि समझ नहीं पाता कि ये असली है कि नकली है, और वो हमको समझा देता है वो असली है। जब हम किसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं मित्र, तो वही स्थिति हमारे भी जीवन में हो जाता है। यह कस्तूरी की तरह हमारे अंदर में जो चीज़ें हैं हम उसे नहीं देख पाते, हम उसे बाहरी जगह में खोजते हैं, दूसरे पर खोजते हैं। किसी ने हमें इमोशनल कर दिया, किसी ने हमारे अनुकूल बात कर दिया, किसी ने हमारे अनुकूल विचार बता दिया, किसी ने कुछ हमको फंडा दे दिया, किसी ने कुछ ऐसा दे दिया, किसी ने कुछ जुगाड़ बता दिया, किसी ने अपनी कामयाबी बता दी, किसी ने ऐसा अपना सिचुएशन बता दिया। हम उसमें उलझने लग जाते हैं, और मन से जो सोच सोच करके उसको पक्का यकीन दिला देता है कि हाँ ऐसा ही होगा, हम ऐसे ही ग्रोथ कर पाएंगे, हमारे साथ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जो मेरे बुद्धिमान युवक होते हैं, जो मेरे बुद्धिमान नौजवान होते हैं, वे सोच के दायरे से अपने को अलग कर लेते हैं। वे सोच के भ्रम में नहीं उलझते। वे सोच हमारा जो पहला स्तर का परकोटा है, मन हमको एक छद्म बुद्धि लेके लाता है, और हमको तर्क, दुनिया भर कितने तर्क प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उस तर्क में हम उलझ जाएं, और हम अपनी जो मान्यता है, अपनी जो अंदर की थॉट है, अपनी जो विज़न है, हम उसको उसी दिशा में सोचने लग जाए।
इसलिए तो आप देखते हैं ना, जब मेरा कोई युवा किसी शॉपिंग में जाता है, किसी दुकानदार, और दुकानदार वहाँ शोरूम में इतनी शानदार चीज़ें वो परोसता है, जबान ऐसा बोल देता है, ऐसी तरह ब्रांड की बातें कहता है कि भ्रम में आ जाता है मेरा युवा। और उस भ्रम की इस जिसमें जगत में ब्रांड और ब्रांड की कितना वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। हर जगह आप चाहे ट्रेड मार्केट में देख लो, राजनीति में देख लो, खान पान में देख लो, यहाँ तक कि 1 रुपए का कोई वस्तु यदि आप खरीदते हो तो लोग वहाँ भी बोलते हैं कौन सी ब्रांड की है, कौन सी कंपनी की है। यानी एक बार किसी का नाम चढ़ गया, किसी ने विज्ञापन में यह बता दिया या ऐसा वातावरण बता दिया गया कि इज़ द बेस्ट, तो हम उसको देख लेते हैं लाखों लोगों के द्वारा ये बेस्ट कहा गया है। ऐसा सोच करके फिर हम अपने विवेक को बिल्कुल किनारे कर देते हैं। फिर उसको हम सोचते हैं जब इतने लोगों ने यार बेस्ट कहा है तो मेरे ही सोच में कुछ खोट होगा, मेरे ही मस्तिष्क में कुछ कमी होगा, मैं ही शायद नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मित्रों, इस दायरे से निकलना है आपको। चाहे आपका एजुकेशन का मामला हो, एक मित्र था, वो अपने मित्र से झगड़ रहा था, दोनों आपस में खूब झगड़ा कर रहे थे। और एक मैथ्स का, साइंस का स्टूडेंट था और एक आर्ट का था। आर्ट मतलब कला, बहुत इसमें आपका भूगोल और इतिहास, राजनीति इत्यादि। और एक था गणित का विद्यार्थी। दोनों अपने अपने विषय को लेकर के बहुत बहसबाजी कर रहे थे। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने अधिकांश लोगों ने साइंस के बच्चे की तरफ दायरे किया कि हाँ, पढ़ना है तो शानदार सब्जेक्ट है, मैथ्स से पढ़िए भविष्य बनाइए, मैथ्स से पढ़िए करियर बनाइए, मैथ्स से पढ़िए पैसा कमाइए, मैथ्स से पढ़िए इज्जत कमाइए, वगैरह वगैरह इतने तर्क दिए। और उसके विपरीत में वो भी तर्क दे रहा था कि भाई मुझको बताया जाए कि हर जगह क्या मैथ्स वाले कर सकते हैं, क्या राजनीति कर सकते हैं, क्या पीएचडी निकाल सकते हैं, क्या शानदार कृषि कार्य कर सकते हैं, क्या बढ़िया से दुकानदारी कर सकते हैं, क्या लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहस दोनों में था, काफ़ी तीखा बहस था। अब हुआ क्या, संयोग से मैं भी उसी मार्ग में जा रहा था। तो लोगों ने उत्सुकतावश कहा रुको, आप दोनों की विवाद का समाधान है, कहाँ पर है? तो बोले वो जो देखो साइकिल में जा रहा है, एक समान जैसा अधेड़ सा आदमी जिसका बाल थोड़ा पका है, और वो देख ही जा रहे। सब ने, उसमें से एक मुझे जानता था, तो इस नमस्कार किया, प्रणाम किया, और दोनों की मसला को बताया गया। तो मैंने कहा कि दोनों का समाधान सिंपल सी है। क्या समाधान सिंपल सी है? मैथ्स वाला कला की कीमत नहीं जानता, कला वाला मैथ्स की कीमत नहीं जानता। कला की अपनी दुनिया है, आर्ट की अपनी दुनिया है, ह्यूमैनिटीज़ की अपनी दुनिया है, भूगोल की अपनी दुनिया है, अर्थशास्त्र की अपनी दुनिया है, इतिहास राजनीति की अपना महत्व है, और मैथ्स का अपना एक रीजन है, एक उनका है। जरूरी नहीं है कि मैथ्स वाला है आविष्कार करता हो, आविष्कार तो कोई भी कर सकता है। आविष्कार तो मेरा नांगर जोतने वाला, हल चलाने वाला किसान भी कर लेता है। आविष्कार की क्या बात है? बुद्धि तो मेरा लोहे पीटने वाला लोहार भी के पास रहता है। बुद्धि की क्या बात है? सोनार के पास ज़्यादा होगा, लोहार के पास कम होगा? नहीं मित्र, अपने अपने जाप के अनुसार से अपनी अपनी बुद्धियाँ, अपनी अपनी विशेषताएँ और अपनी अपनी रोजगार और अपनी अपनी करियर बनाते हैं। तो न तो मैथ्स वाला बहुत शानदार होता है और ना आर्ट वाला बहुत घटिया होता है। दोनों की अपनी विशेषता है, दोनों की अपनी अपनी माइंड का डिजाइन होता है। एक को गणित समझ में आता है, एक को भूगोल समझ में आता है, किसी को भौतिक समझ में आता है तो किसी को बायोलॉजी समझ में आता है। उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने दिमाग की दायरा है। और ऐसा नहीं है कि गणित इनको नहीं आता होगा। आर्ट वाले को भी गणित आता है, लाभ कमा लेता है। मैथ्स वाले से कहीं ज़्यादा दुकानदारी में, बिजनेस में, बोलने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, इधर करने में, दुनियादारी निभाने में कितने आगे रहते हैं। वाह कला, चतुराई की कला कितने शानदार होते हैं। तो मित्रों, दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हो। तुम एक दूसरे का सम्मान करोगे तो एक दूसरे को सम्मान मिलेगा, न कोई कम न कोई ज़्यादा। हाँ, ये है कि आजकल लोग ये भ्रम फैला कर रख दिया है कि किसी बच्चे ने मैथ्स ले लिया तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा बिल्कुल ब्रिगमरिज का है मित्र। बिल्कुल उसी तरह से राजस्थान में जैसे आपका दोपहर में आपको पानी दिखाई देता है,
और वो उसके छाया में लोग दौड़ते रहते हैं। अपने अपने विषय में पारंगत होने से, अपने अपने विषय को बेस्ट करने से सभी में फ्यूचर है, सभी में कैरियर है। हर व्यक्ति अपने विषय का शानदार प्रेरणा हो सकता है, अपने विषय में डॉक्टरेट कर सकता है, अपने विषय में फिलॉसफी देख सकता है, अपने विषय में रिसर्च कर सकता है, अपने विषय में नए नए आविष्कार कर सकता है। गहराई तक जाने की ज़रूरत है और सोच को बंद करने की ज़रूरत है। जहाँ सोच बंद हो जाता है उसके बाद फिर उसको समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ है। मित्र उन दोनों ने फिर सोचते मुद्रा में मैं बोला कि आप पहले तो दोनों गले लग जाइए। अच्छा अब दोनों मित्र बताइए किस बाबत झगड़ा हो गया? तो बोले बस यही मामूली था, एक तीसरा व्यक्ति नहीं आया, थर्ड व्यक्ति आया और हमारे दोनों के बीच में दोस्ती में दरार पैदा कर दिया सब्जेक्ट को लेकर के कि ये मैथ्स वाला है और तुम आर्ट वाले हो, और एक को महान बता दिया, एक को नीचा बता दिया। और क्या था, बराबरी के चक्कर में आप फिर झगड़ने लगे, न कम मैं नहीं, मैं कम नहीं, मैं कम नहीं, मैं कम नहीं मैं। हम ये नहीं सोच पाए कि तुम भी कम नहीं हो, बस हम ये कहते रहे कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। ये मूल झगड़ा था। मूल झगड़ा जैसे ख़त्म हुआ तो एक बात उनको समझ में आया कि जहाँ सोच खत्म हो जाती है वहाँ परिणाम निकल जाता है, वहीं सफलता मिल जाती है। जब दोनों की सोच को शून्य कर दिया गया, न्यूट्रल कर दी गई, सोच के बकबक जैसे खत्म हुआ, दोनों को अब बात बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया कि यह विवाद बेकार था, निरर्थक था, इसका कोई वैल्यू नहीं था इस विवाद का। मित्रों हमारे मन के अंदर भी हमारे करियर को लेकर के, हमारे विषय को लेकर के, हमारी सोच को लेकर के, हमारी लाइफ को लेकर के, हमारे विजन को लेकर के, हमारे फिलॉसफी को लेकर के, हमारे धन दौलत को लेकर के, हमारी योजनाओं को लेकर के, हमारे माइंड का जो डिजाइन है उसको लेकर के लगातार उस दो दोस्तों की तरह से विवाद चलते रहता है, संघर्ष होते रहता है, वैचारिक संघर्ष। और ये मन और मस्तिष्क के बीच में दोनों के संघर्ष होते रहता है, सोच का संघर्ष। इसीलिए आजकल के मैं देखता हूँ तो ठेले वाला है, रेवड़ी वाला है, नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो 8वीं का बच्चा हो, चाहे 10वीं का हो, 12वीं का हो, कॉलेज का हो, हर कोई सोचता है, खूब सोच रहे होते हैं, बहुत बार सोचते रहते हैं। गुपचुप खाना है तो 10 बार सोचते हैं कि ये गुपचुप खाना है, उसकी खाना है, उस दुकान में खाना है, उस दुकान का क्या है, ये स्मार्ट है कि नहीं, इसकी गुपचुप की साइज़ क्या है, ये क्या सा मसाला डालती है, वो कहाँ से आता है। यानी गुपचुप खाना है 10 रुपये का और पूरे दिमाग का भेल बना के रख देगा अपना। वैसे ही पढ़ना तो है उनको 10वीं क्लास, 9वीं क्लास, पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करो ना। नहीं, पढ़ाई करने के अलावा दुनिया भर की सोचेंगे कि ये गुरुजी को नहीं आता पढ़ाने, वो गुरुजी ऐसा है, इस गुरुजी का नाक ऐसा है, उस गुरुजी का कान ऐसा है, इस गुरुजी का पहनावा ऐसा है, उस टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है, वो टीचर का व्यवहार ऐसा है, वो टीचर का आदत ऐसा है। यानी कि पढ़ने के अलावा उसके पास सारा चीज़ सोचने के लिए वक्त रहता है, बस अपने विषय को बेस्ट करने का उसके पास वक्त नहीं रहता। ऐसे ही घरों में भी होता है कि उनकी मम्मी अच्छा, उनके पापा अच्छा, उनके भाई अच्छा, उनके ये वो वहाँ ऐसा है वैसा है, बैठने के लिए कुर्सी है, कुर्सी में गद्दा नहीं है, गद्दा है तो गर्मता है, पीछे में कमर दर्द करता है तो उसमें वो नहीं है, ये नहीं है, एसी नहीं है, वो नहीं है। यानी हम जिस काम को करना चाहते हैं उस काम के बाबत कुछ नहीं विचार करते, इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ों को हम सोचते फिरते हैं। ये हमारी सोचने की बीमारी इन दिनों बड़ी पागलपन की हद में है और अधिकांश बच्चे ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचना ठीक है थोड़ी देर के लिए, जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा नहीं। हर चीज़ में बखिया उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को खटिया खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को छीलने की ज़रूरत नहीं है, ही नहीं है। तो एक जगह और विवाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था कि बिना सोचे हम कैसे काम कर सकते हैं, हमें अच्छी से सोचना चाहिए, हमें काफ़ी सोचना चाहिए, हमें बहुत बार सोच लेनी चाहिए, हम बहुत प्रकार से सोच करके कोई काम को करें, हम बहुत से सोच करके कोई चीज़ बोले। मतलब सोचने पर इतना विवाद हो रहा था कि जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि सोच विचार कर बोलना चाहिए, वही व्यक्ति बिना सोचे विचारे ही बोल रहा था। अब उस माजरा को देख करके मुझे बड़ी हंसी आई, मैं थोड़ा सा हंस दिया, खिलखिला कर हंस दिया, जोरदार ठहाका लगा कर हंस दिया। तो वो सब शांत हो गए, अभी तो जो झगड़ा कर रहे थे अब पूरे के पूरे मेरे तरफ सब डाइवर्ट हो गए। बोले कि आप कैसे हंस सकते हो, अब आप हमको हंस दिए, आप हमारी तौहीन कर दिए। अरे अब उनका पूरा का पूरा भड़ास मेरे ऊपर आने लगा। तो मैंने कहा मैं आपको समझाता हूँ, आप दोनों एक दूसरे को अभी समझाइश दे रहे थे कि बिना विचार किए नहीं बोलना चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हो, आप बिना विचार किए मैंने क्यों हंसा, किस बाबत हंसा,
मेरी मौलिकता, मेरे अधिकार पर आप हस्तक्षेप कर रहे हो। फिर मेरे हंसने का कारण आप कैसे जान सकते हो? मेरे मुस्कुराने के कारण आप कैसे जान सकते हो? मेरे ठहाका लगाने के कारण आप कैसे जान सकते हो? क्योंकि आप जानते हो कि आप बेवकूफ़ी कर रहे थे, आप निरा बकवास कर रहे थे, आप जो विवाद कर रहे थे, आपके पास फालतू वक्त है, आप समय को बर्बाद कर रहे थे, अपने जीवनी शक्ति को बर्बाद कर रहे थे, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे थे, अपने मस्तिष्क को बर्बाद कर रहे थे। आपकी बर्बादी को देख करके मुझे बड़ी हंसी आया कि ये आदमी ज़रूर बंदर की औलाद होगा, इसका पूर्वज जरूर बंदर रहा होगा, जो अपने ही हाथों अपना ही तलवार से अपनी ही गर्दन काट लेता होगा। नहीं तो यदि ये आदमी होता, मनुष्य प्रजाति का होता, तो इतनी बेवकूफ़ी से अपने उस वक्त बर्बाद नहीं करता। वो अपने करियर को बनाने में लगता, अपने कामों को बनाने में मगन होता, वो व्यस्त रहता, वो अस्त व्यस्त और निरस्त नहीं रहता। उसका तो लाइफ व्यस्त रहता है, उसको इस तरह से बकवास करने का वक्त नहीं रहता। फिर आप दोनों का विवाद का कारण जो है, मैं 1 मिनट में उसको हल कर देता हूँ। अच्छा, कैसे हल कर सकते हो? तो मैंने कहा, मैंने जेब से एक प्याज निकाला, एक बड़ा सा प्याज निकाला। अब मैंने दोनों से कहा, अब बारी बारी इसको छीलते जाओ। अब दोनों ने छीलते गए और अंत में प्याज पूरा छीला गया, कुछ बचा नहीं। अब मैंने बोला, अब जो प्याज बचा हुआ है, अब उसको भी छीलो। तो बोले, कैसे बात करते हो गुरुजी, अब तो प्याज ही नहीं बचा है, अब किसको छीलें? मैं बोला, हाँ मित्र, ये जब अब छिलका ही पूरा समाप्त हो गया, अब आप दोनों के हाथ में प्याज का गंध बचा है, आप दोनों के दिमाग में अभी भी प्याज बचा हुआ है, अभी भी दोनों के दिमाग में प्याज हावी है। ये जो दिमाग के अंदर में जो आपका प्याज हावी है, अब इसको बाहर निकाल लोगे तभी आपके मस्तिष्क में कोई अच्छा चीज़ प्रवेश करेगा। नहीं तो ये दुर्गंध आपके हाथ में तब तक बना रहेगा जब तक आपके दिमाग पे बना रहेगा। तो मित्रों, प्याज की तरह से हम जब निरर्थक किसी चीज़ को विचार करते हैं तो उसका परिणाम कुछ आता नहीं है, सिर्फ दुर्गंध रहता है और काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, हमारे जो भारत के जो महान गणितज्ञ हुए थे, जिन्होंने इस देश को, इस पृथ्वी को जब सबसे पहला गणित दिया, उन्होंने कहा कि मस्तिष्क हमारा जब तक सोचेगा हमारे गणित के लिए अनुकूल नहीं है, वे हमारे काम करने के अनुकूल नहीं है, तब तक हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, तब तक हमारा मस्तिष्क में कोई उपलब्धि नहीं होगा, तब तक हमारा मस्तिष्क में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन जिस समय हम सोचना बंद कर देंगे, जब हम सोचना बंद हो जाते हैं, तब हमारा मस्तिष्क में शून्यता आ जाती है। जब मस्तिष्क शून्य हो जाता है तो मस्तिष्क आनंद और प्रेम से भर जाता है, मस्तिष्क शांति से भर जाता है, मस्तिष्क की सारी तरंगें बैठ जाती है, मस्तिष्क के अंदर के सारी उलझनें समाप्त हो जाती है। तो जो जितने अभी तरंग में, जितने उलझन में भी मस्तिष्क उलझा हुआ था, अब वो शांत हो जाता है। जैसे ही शांत होता है, तो जब हम कोई उसको चीज़ देते हैं कि मुझको ये काम करना है, तब मस्तिष्क उसको सीधा आकाश से आकर्षित करके हमको प्रकट कर देता है। हम जब तक सोचते रहेंगे, सफलता राय-रत्ती मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने सोचना बंद किया, हमारी तालाब की गंदगी तलहटी में बैठ गया, हमारी तूफान शांत हो गया, अब हमारा जल निर्मल दिखने लगा, अब आकाश दिखने लगा। हमारा मस्तिष्क का संबंध मित्रों आकाश के ऊर्जा से होता है। हमारा मस्तिष्क अनेक एक ऊर्जा, आकाश के ऊर्जा से ही हमारा मस्तिष्क का ऊर्जा ग्रे मैटर बना होता है। ग्रे मैटर के अंदर में जो रसायन पाए जाते हैं, वो हमारा मस्तिष्क में हमारे वही आकाश तत्व से बना होता है। आकाश का जो प्रतिनिधि ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में होता है। तो जब मस्तिष्क के हम कोई चीज़ कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझको ये उपलब्धि चाहिए, तो मस्तिष्क कहता है आप शुरू करो ना काम, डिजाइन बना के मुझको दे दो ना, मैं आकर्षित कर लूँगा, मैं बुला लूँगा उसका आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को मैं बुला लूँगा और आपके सामने वो हो जाएगा। और फिर आपको आपके अंदर में, आपके हृदय में, आपके अंदर में वो क्रिएटिविटी उतरने लग जाता है। वो चीज़ें आपको समझ आने लगता है, मुझे क्या करना है, मुझे पहला कदम क्या उठाना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। फिर वो अंदर से आपको गाइड करने लगता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक रथ में आप बैठे हुए हैं, अभी तक रथ कौन सी दिशा में जाकर डिसाइड नहीं था, और रथ में उड़ने वाले घोड़े हैं, दिव्य घोड़े हैं, इशारों में चलने वाले घोड़े हैं, सेकंडों में हजारों किलोमीटर दूर वह सेकंडों में चल जाए, इतनी बड़ी दिव्य क्षमता वाली रथ है। लेकिन अभी तक आप सारथी से झगड़ा कर रहे थे, आप सारथी से तू मैं कर रहे थे, आप सारथी को काम ही नहीं दिए थे कि कौन सी दिशा में आपको दौड़ाना है रथ को। तब तक एक पैर, 1 इंच भी आपका घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा था।
अब जैसे आपने सारथी को बता दिया कि भैया आप मुझको यहाँ ले चलो, अब आपका सारथी अपना काम करने लगा, आप अपने काम में लग गए। मित्रों, महाभारत का युद्ध था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो बात है कि कर्ण को हराया कैसे जा सकता है, कर्ण को हराया कैसे जा सकता है। तो कर्ण को हराने के लिए कृष्ण ने एक युक्ति लगाया, एक जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? बोला कि उसका जो सारथी होगा, उसका सारथी होगा, उससे हम कह देंगे कि वह तमाम तरह की बातें, बकवास की बातें वो करते रहे। जब तक युद्ध चलता रहेगा वो सिर्फ बकवास की बातें करते रहेंगे, उस बातों का कोई मतलब होगा नहीं, बस उसको एक ही काम करना है, बकवास की बातें करते रहना है। और उसका जो सारथी था पूरे युद्ध के दौरान में बकवास की बातें करते रहे। कर्ण को गुस्सा आता गया, कर्ण उसको बार बार बोलते रहे कि भाई चुप हो जाओ, शांत रहो, मुझे युद्ध करना है, ये करना है। बोलते मैं कहाँ कह रहा हूँ, और आप उसके सामने कुछ है ही नहीं। यानी तरह तरह की उलूल जुलूल, जिस बात का कोई मतलब नहीं था, बार बार उसको बोलते चले जा रहे थे। अंत में एक ऐसा जगह आ गया दृश्य कि कीचड़ में जाकर के रथ धंस गया। अब रथ धंस गया, अब सारथी को उन्होंने कहा कि भाई आप उठिए, नीचे उतरिए और जरा रथ को बाहर निकालिए। तब सारथी कहने लगा मेरा काम थोड़ी है रथ से नीचे उतरना, मेरा तो काम सिर्फ है घोड़े को लगाम पकड़ना। वो आपका काम है कि आप जानो क्या करोगे, चक्के निकालोगे कि नहीं निकालोगे। और वो गुस्से में तमतमाया गुस्सा। कर्णों ने ये नहीं सोच पाया कि मुझे नीचे उतरना चाहिए कि नहीं उतरनी चाहिए, निहत्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपना चक्का उठाने में भिड़ गए। और कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि बस ये वक्त है कि अब अभी कर्ण के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और कर्ण बहुत गुस्से में है। कर्ण का पूरा ध्यान इस कीचड़ को से बाहर निकालने में है और उसका पूरा ध्यान रथी के साथ बकबक करने में है। तो सारथी और रथी के बीच में बहुत बकबक हो रहा था। उस समय कृष्ण ने कहा अर्जुन से यही वक्त है कि आप वध कर सकते हो, यही वक्त है कि आप उसकी प्राण हरण कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। नीति अनीति को बाद में सोचना, पहला अपना अंजाम करो। जो तुम्हारा कर्म है आज युद्ध जीतना, जीतने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें जीतने के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो जैसे ही उसने सोचना बंद किया, अर्जुन ने बाण निकला और कर्ण मारे गए। मित्रों, जब तक यदि अर्जुन भी सोचते रहता तो यह युद्ध अनंत काल तक चलता, परिणाम नहीं आता। एक को सोचना बंद करना पड़ा, एक को सोचने के लिए उलझा दिया गया, एक को सोच में उलझा दिया गया और एक की सोच को बंद कर दी गई और युद्ध का परिणाम सामने आ गया। जीवन में भी मित्र इसी तरह से कुछ हो जाता है। जब तक आप सोचते रहते हो, उलझे रहते हो, सोचना बंद करते हो, कर्म करते हो, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, क्रिया ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे क्रिया ऊर्जा में बदल जाती है, आपका मस्तिष्क आपको ब्रह्मांड से आपकी योजनाओं को ला करके दे देता है। जब हम ये कहते हैं कि महान मस्तिष्क से सोचता नहीं, वह ब्रह्मांड से आकर्षित कर लेता है। तो इस विज्ञान को ज़रा समझिए। आप जब आंख बंद करके किसी कार्य का एक डिजाइन बनाते हो, वो डिजाइन आपके जीवन में प्रकट हो जाता है, आ ही जाता है। आप 9वीं क्लास के छात्र हो, आप 12वीं क्लास का डिजाइन कर लो कि 12वीं में कौन सा विषय आपका प्रिय है, कितना अंक चाहते हो, उसके लिए क्या क्या श्रम करोगे, उसके लिए कैसे कैसे पढ़ाई करोगे, उसके लिए कितना मेहनत मशक्कत करोगे। एक डिजाइन बना लो, ब्लूप्रिंट बना दो और मस्तिष्क को दे दो। अब मस्तिष्क क्या करेगा? अपना ड्यूटी करेगा कि आपको उधर लगातार प्रेरित करेगा कि चलो आपको लक्ष्य को पाना है, पढ़ाई कीजिए, घिसाई कीजिए, आलसी मत बरतिए। अब जब तक आप अपने अंदर के गाइड को सुनते रहोगे, जब तक आप अपने कृष्ण को सुनते रहोगे और उसके अनुरूप चलते रहोगे, तो आप अर्जुन की तरह सदैव विजेता बने रहोगे और लक्ष्य को भेदते रहोगे। आप परिणाम आपके पक्ष में मिलता रहेगा। लेकिन जिस समय आप अपना सारथी बदल दोगे, बोले कि नहीं कृष्ण सही नहीं है, इसका सारथी बदल दिया, आप अपनी ब्लूप्रिंट की डिजाइन बदल दिए, तो फिर आप गच्चा खाने वाले हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, आप एक डिजाइन तैयार कीजिए, एक सिस्टम बनाइए, कंप्लीट सिस्टम बनाइए और आपने महान मस्तिष्क को दे दीजिए। महान मस्तिष्क को दे दीजिए, वो महान मस्तिष्क वातावरण बनाएगा और उस वातावरण से आपकी जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इसके लिए हम बोलते हैं, इसी को अलग अलग शब्दों में बोलते हैं कि पहले आप सांसों को ध्यान कीजिए। कैसे करना होता है उसको? एक बहुत सा सिंपल से योग है।
यदि आपको अपने मस्तिष्क को कोई कार्य देना है तो पहले आप भली भांति 2-4 दिन, हफ्ते भर लगा लीजिए और एक डायरी में आप अपना प्लान तैयार कीजिए। आपके आने वाले साल का 2 साल 3 साल के अंदर में पूरी एक तैयार कीजिए। मान लीजिए मसलन एक मेरा आपका दुकान खोलने वाला मित्र था। दुकान मतलब आप समझ जाइए व्यापार, व्यवसाय। उसने कहा गुरुजी मैं एक व्यवसाय करना चाहता हूँ। मतलब ठीक, आप बताइए क्या व्यवसाय करना चाहते हो? तो बोले फलां। कितना खर्च आएगा? इतना। कहाँ करना चाहते हो? यहाँ। कितने उसमें कर्मचारी लगेगा? इतना। आप कितना मेहनत करोगे? इतना। और फिर आप पैसा आ गया तो उसको क्या करोगे? फिर कैसे व्यवसाय करोगे? कैसा उसको फिर से संपत्ति में लगाओगे? कैसा जन कल्याण में लगाओगे? उसका पूरा वितरण कीजिए ना, पूरा प्लान का वितरण कीजिए, पूरा 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 डायग्राम बना लीजिए। तो बोले हाँ। उसने पूरा डायग्राम बना लिया। अब बोले अब मैं इसको क्या करूं? तो मैंने कहा इसको आप सांस पर ध्यान कीजिए और अपने मस्तिष्क को बता दीजिए। तो मित्रों कुछ इस तरह से उसको बताई जाती है। आप समझना इस बात को। आप गोदी लगा करके, पालथी मार करके, कमर सीधी करके बैठिए और बैठने के बाद आप अपनी बायां नासिका बंद रखेंगे और दाहिना नासिका से आप अपनी सांसें भरेंगे। मतलब सांसें भरा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के अंतः कुंभक किया, बाह्य कुंभक नहीं करना है। इस तरह से आप 12 बार सांसें लीजिए और 12 बार फिर इस तरह से खींच लीजिए। अब 12 दूनी 24 हो गया। अब उसके बाद आप गहरी सांस दोनों नाक से कस लेना है, थोड़ी देर के लिए रखना है। अब पूरी सांस छोड़ दीजिए, सांसें खाली। अब इन खाली सांसों से मन को ध्यान कीजिए और जो आपने जो डायग्राम बनाया है, जो योजना बनाई है, कंप्लीट योजना, अधूरा नहीं, पूर्ण योजना, टाइम, काल, खंड, कितना धन, कितना इनकम, कितना लाभ होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या करोगे, सारे एक एक ऐसा प्रोग्रामिंग। और उसके बाद उसको जैसे नाक बंद हुआ आप उसको इमेजिंग कीजिए। जैसे जैसे आप इमेजिंग करेंगे, हो सकता है एक दिन में नहीं होता, कुछ दिन लगता है मित्र। जैसे इमेज आ जाता है तो यही इमेज है महान मस्तिष्क सीधा आकाश को सौंप देता है। जैसे आपने इमेज किया, सीधा उसका काम है उस महान मस्तिष्क का, वो सिर्फ मीडिएटर का काम करता है। वो ऊर्जा रूप में उसको बदलता है और सीधा अंतरिक्ष को भेज देता है। अंतरिक्ष उसके अनुकूल चुंबकीय पावर से वो फिर आपके जीवन में वो फॉलो करने लग जाता है। इमेजिंग महत्वपूर्ण है, पर इमेजिंग बार बार ना बदला जाए, प्रोग्रामिंग बार बार ना बदला जाए, अपनी स्केच बार बार ना बदली जाए, अपनी योजना बार बार ना बदली जाए। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक उस इमेज को ना बदली जाए जब तक कि आपको प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन सिर्फ इमेजिंग करके चुपचाप बैठे रहोगे तो भी काम नहीं होगा। इमेजिंग करने के बाद आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगा कि आपका पहला कौन से कदम होगा। आपको अंदर से भीतरी आवाज़ को सुनने के लिए रोज आपको एक प्रयोग करना होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके लिए वो चांस मिलना शुरू हो गया, आपकी योजना आने लगी, आपकी बातें अब आपका मन बकबक नहीं कर रहा है, अब आपका मन अतिरिक्त नहीं सोच रहा है, आपके दिमाग अब सोच की उलझन में नहीं है। आपका दिमाग बस अब उतना ही सोच रहा है जितना कि एक गणित में जैसे फार्मूला को कैसे लगाना है, उसका परिणाम कैसे आएगा। तो फार्मूला लगाते समय प्लस माइनस क्या करना है, गुणा भाग कहाँ करना है, बस उतना ही सोचेगा जितने की उसको जरूरत है और एक दिशा में सोचेगा, एक सिस्टम में सोचेगा और एक टाइमिंग में सोचेगा। उसके बाद वो उसके पीछे लगा नहीं रह जाएगा, वो उलझन में नहीं रह जाएगा। बस उसका काम रहेगा फार्मूला सोचना, फार्मूला टाइप का सोचना, उतने ही जितना कि उसको ज़रूरत है। तो मित्रों ज़रा आप देखिए कि आपके मस्तिष्क के अंदर में जितने भी बकबक है, जो आप सोचते रहते हैं, उलझे रहते हैं, एक बार उस सोच को, उलझन को आप शांत करें, चुपचाप हो जाए, मन के अंदर उसको स्थिर होने दें और उसके बाद जो आपको चाहिए लाइफ में वो अपने मस्तिष्क को बता दें। आपका मस्तिष्क सुनेगा, आप उसको देखें, एक बार इमेजिंग करें, बंद सांसों से इमेजिंग करें, सांस पूरी खाली करें, नाक को बंद रखें ताकि सांसों का आवागमन ना हो और इमेजिंग करें। लेकिन इस शुरू में आपके सांसें ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, इसलिए प्राणायाम आपको पहले सीख लेनी चाहिए। बढ़िया से प्राणायाम करोगे
इमेजिंग करोगे। और जैसे उसके बाद आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं करूँ, फिर आप चुपचाप आप सांसें बंद रखें या सांसें लें, कुछ भी ना करें, न सांसों को आना है न सांसों को जाने देना है। प्राकृतिक रूप से यदि सांसें धीरे धीरे जा रही है तो जाने दीजिए, बाहर हो रहा है तो आने दीजिए। आपको एहसास ना हो, सांसों की गति इतनी धीमी रहे कि आपको जरा भी यह फीलिंग ना हो नाक के छिद्रों पर कहीं भी कि मेरी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। आप स्थिर भाव से, शांत भाव से आप अपनी इमेजिंग को करेंगे। निश्चित तौर से आपके मस्तिष्क आकाश के मस्तिष्क से जुड़ करके वो आपकी मंजिल को, आपके लक्ष्य को आपके सामने सफलता से भर देगा। मित्र, करके देखिए, हमने जीवन में करके देखा है, इसलिए आपको बोल सकते हैं। हमने किया, प्रैक्टिकल करते रहते हैं, तभी हम आपको बोल सकते हैं। गुरु जी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।